जब पुलिस मुकाबले तेज होंगे क्राइम की रेशो नीचे आ जाएगी। इन शूटरों को तो मुफ्त में इनसे बंदा मरवा लें। और ये आइस का नशा जो आ गया हुआ है ना, इस नशे को आप करवा दें, आप वजीर आजम पे फायरिंग करवा दें। मुनज़्ज़म ग्रुप बंदा देख के डील करते हैं। जिसने मरवाना है उसके पास कितने पैसे हैं और जिसको मारना है वो किस तरह का बंदा है, उस हिसाब से उनका रेट तय हो जाता है। शूटर्स का जो क़याम है ना, ये डेरों पे होता है, तो ये डेरा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। एक दफ़ा जब वो गोली चला लेते हैं तो फिर उसके बाद वो रुकते नहीं हैं। उनको नया काम मिले ना मिले, वो फिर अपने तौर पर भत्ताखोरी शुरू कर देते हैं। कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बैठ के ऐसा काम नहीं कर रहा। कोई एक आध छुप छुपा के कहीं किसी का कोई सिलसिला बन जाए तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। शादी की तकरीब में फायरिंग, अमीर बालाज टीपू कत्ल। लाहौर में केनाल रोड पर FC कॉलेज अंडरपास के करीब गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया। क्या इस तरह की खबरें देख के मेरी तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं? आज अब उनमें से कुछ का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई भी इंसान शूटर बनता कैसे है। ये शूटर चाइना तैयार करके नहीं भेजता, ना ये शुमाली कोरिया से आते हैं, ना जापान इनको भेजता है। ये यहीं पे शूटर हैं। आप भी शूटर हैं, मैं भी शूटर हूँ। असल में ज़रूरियात जो है ना इंसान को शूटर बना देती हैं। और आजकल के बच्चों के अंदर जो है एहसास कमतरी है, कॉम्प्लेक्स का वो शिकार है। वो लैंड क्रूज़र के आगे खड़े होकर तस्वीरें तुड़वाते हैं, मेरे पीछे कोई नहीं, जो भी हैं मैं आप ही हैं। हालांकि क्रूज़र किसी के है, गनमैन किसी के हैं, कपड़े बेचारे ने किसी के पहने, जैकेट किसी की मांग के पहनी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, बच्चों को शूटर बना रहा है। जो शख्स थोड़ा सा भी क्रिमिनल माइंडेड है, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान, और उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको आप किसी भी वक्त शूटर बना सकते हैं। ऐसे डेरे पाए जाते हैं जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर ही शूटर अपने क़याम करते हैं, उनके पास आते जाते हैं। कुछ आवारा लड़के हुए, इकट्ठे हुए, कोई कॉलेजेस में कोई बदमाश बन गया, कोई वैसे मोहल्ले में बन गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको किसी की सपोर्ट हासिल हुई, किसी सियासी बंदे की सपोर्ट, किसी बड़े बंदे की सपोर्ट, उसने उसको सपोर्ट किया और वो थोड़ा सा उसको उसकी काम में थोड़ा सा निखार आ गया, उसको पॉलिश कर दिया उन्होंने। फिर उसने वही काम थोड़ा सिविलाइज्ड तरीके से करना शुरू किया। फिर उसने अपना एक गैंग बना लिया। फिर तो चोर डाकू जो हैं उनको पनाह देना शुरू की। फिर छोटे मोटे कब्ज़ा ग्रुप्स के साथ मिलके घरों पे, प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े करने शुरू किए। और इनमें से ही कुछ लोग किराए के कातिल बन गए, जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए और मुख्तलिफ लोगों को जान से मार दिया। बच्चे वहाँ पे बैठते हैं, चरसें पीते हैं, आइस पीते हैं, कोकीन पीते हैं, शराबें पीते हैं, बीरें पीते हैं। वो सारा माहौल बच्चों को देते हैं। हमारे पास यहाँ पे कई बच्चे आते हैं, पहले दिन आके बड़े सहम के बैठे थे ना, जब हम उनसे खुल के बातें करते, वो देखते हैं यार हम शाहिद चौधरी के पास बैठे हुए हैं और बिल्कुल अब दोस्ताना माहौल में बैठे हुए हैं। अगले दिन वो बच्चा आता है, उसकी टांगें यहाँ पे होती हैं, तो वो शूटर तैयार हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, हम उसकी कमज़ोरियाँ, यानी कि उसके डोडा खोड़ा उसके मुंह को लगा के ना, शोरबा लगा के, तो बाद में यकदम हाथ खींच ले जाओ, यार तुम घर रहा करो, तुम्हारे फादर जो है शरीफ आदमी है, तुम जो है ना इन कामों में ना पढ़ो, हमें तो पता भी लगाया कि तुम शरीफ आदमी हो। बच्चा आगे से कहता है नहीं मैं नहीं, आप मुझे हुक्म करें। वो कहता है पिस्तौल फट जाओ, गोली मारा। वो शूटर होता है। वो जब पकड़ा जाता है तो हम लोग कहते हैं ये शूटर है, हालांकि वो शूटर नहीं होता। वो उसके एहसासात और जज्बात के साथ जो बंदा खेलता है ना, असल में वो शूटर होता है, जिसको हम हैंडलर कहते हैं। ये सब बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि लाहौर में हर दूसरा बंदा शूटर बन सकता है। बट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि क्या लाहौर में शूटर्स का कोई नेटवर्क मौजूद है? अगर हाँ, तो आखिर उनके सामने इंसानी जान की कीमत क्या है? पहले हम ये देखते थे कि आपकी दुश्मनी होती थी तो उसमें दोनों ख़ानदानों के अफराद मरते थे, कि आपने उनके 5 बंदे मार दिए, उन्होंने आपके 5 बंदे मार दिए। अब कुछ अरसे से ये होने लग गया है कि किराए के कातिल मिलना, और किराए के कातिलों के जो ग्रोह हैं वो इतने मुनज़्ज़म ग्रोह और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहा। उन शूटर्स के ज़रिए भी मुखालफिन को मरवा दिया जाता है। जो असल शूटर्स हैं वो उनके पंजे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और शूटर्स का हमारे देही इलाकों में, जिस तरह सरहदी इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज़ में हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, पैसों के एवज़ लोगों की जानें भी ले रहे हैं। शूटर्स का प्रॉपर कोई नेटवर्क नहीं है इस वक्त। जो पहले था वो काम कर रहा था, लेकिन जैसे ये नई टीम आई OCU की, इन्होंने उस पर बहुत काम किया। कई शूटर्स मारे गए, कई मुल्क से बाहर चले गए। ख़ास तौर पर जो इनको हैंडल कर रहे थे वो अब तकरीबन कोई 3 से 4 मेन डॉन है जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर अब शूटर्स का कोई नेटवर्क नहीं है।
लोग कहते हैं मार्केट में शूटर आ गए हैं, ये शूटर तो 1980 से चल रहे हैं। अच्छू बारला, छीदी, बाला गाड़ी, पहले शूटर वो थे, फिर अन्नू चुबेल, सरू चुबेल थे, फिर रईस कालिया, ये सब शूटर थे। वो अलग बात है कि वो पे रोल वाले नहीं थे। मुबीन भट्ट शूटर था, मैं दर्जनों खालिद चिट्टा शूटर था, हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, ये सब शूटर थे। लेकिन इनको हम उस वक्त किराए के कातिल कहते थे। अभी ज़रा लोग एजुकेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, लोगों ने इनका नाम शूटर रख दिया हुआ है। और जो पीछे इनके जो होते थे डॉन होते थे, उनको अब लोगों ने हैंडलर और सलीसन माफिया कहना शुरू कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना बड़ा है, काम वैसे ही हो रहा है। मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका एक रेट होता है। इसके रेट होते हैं कि बंदे को आपने उम्र भर के लिए मजदूर करना है, टांगों पे गोलियां मारनी है, उसको जान से मारना है, और वो जिस बंदे को मारना है उसकी कितनी हैसियत या उसके साथ कितनी, उसके साथ गार्ड या कितना है, हर चीज़ के रेट्स फिक्स हैं। बड़े बड़े ग्रोह हैं जो मुतहर्रक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको सियासी पुश्तपनाई भी मिलती है। 25,000, 50,000, इवन कि कोई बड़ा किरदार को भी इन्होंने अगर एक्सपायर करना हो, मारना हो, तो एक 1-5 लेते हैं 1.5-2 लाख रुपए का। तो ये इंसानी जान की कीमत है। जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके ऑर्गेनाइज़र हैं, जो कोई साउथ अफ्रीका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और गैंग वो पाकिस्तान में चला रहा है। वहाँ पे उसको, मैं वहाँ पे जाता हूँ साउथ अफ्रीका में, तो मैं ये कहता हूँ कि ये नदीम है, इससे मैंने 5 करोड़ इसका देना है, तो मैं इसके पैसे नहीं दे सकता, तो इसको मरवा दो, या इससे मेरी दुश्मनी है, तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया वहाँ पे देता हूँ। तो वो वहाँ बैठ के यहाँ पे नदीम को मरवा देता। शूटर जो है उसकी नज़र में उसको ये पता नहीं था बंदा मारा हूँ। और ये आइस का नशा नहीं है, ये आपको जो है ना एक टारगेट जो है ना, आपने उसको अचीव करना है। आप इसकी डोज ले लें, आप कर देंगे। आप इंसान को कत्ल करने के बाद उसका दिल निकाल के खा जाएंगे, आप इंसान के गुर्दे फेफड़े निकाल के खा जाएंगे। ये वो नशा, ये नशा नहीं है, इसको नशा मत कहें आप इसको ये कहें कि ये ऐसी डोज है जो आपसे कोई भी घटिया से घटिया दुनिया का काम करवा सकती है। कुछ इस तरह के ग्रोह हैं कि जो ज़रूरतमंद बंदे को तलाश करके उसकी सिर्फ ज़रूरत पूरा करके, अब आप एक मनशियात बंदा इस्तेमाल करता है तो आप उसको एक आइस का जो है वो, या एक वो दूसरे कोई नशा और इंजेक्शन दे के भी करवा सकते हैं। बलाज के मर्डर में भी कोई शूटर इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बुज़ुर्ग था कुछ 60 साल का, जो कि बड़े अरसे से टीफी के पास मुलाजिम था, उसी को हायर किया गया, उसने बलाज का कत्ल कर दिया। उसके बाद जावेद भट्ट का कत्ल हुआ। जावेद भट्ट के कत्ल में भी जो शूटर दोनों पकड़े गए, तो जो मेन मारने वाला था उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। उसकी जब तफ्तीश की गई तो उसका ये कहना था कि मैंने फ़ीस देनी है बच्चों की, मेरे हालात इतने ख़राब हैं, उस वजह से उसने वो मर्डर कर दिया। बलाज केस में तीफी भट्ट को ये यकीन नहीं था कि भाई मुझे जो है ना ये एहसन शाह मुखबरी कन्फर्म दे देगा। जब उनको एट द स्पॉट मुखबरी मिल गई कि आज वो शादी पे जा रहा है और वो पहुंच गए, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने मालशिया को तैयार किया, जा यार। तो मालशिया 25-30 साल से उनकी जो है मालिश कर रहा था। उसने सोचा भट्ट साहब के इतने नाम में इतने तकड़े हैं, उसकी वो कमज़ोरी थी कि वो उनको अपना ऑली लाल समय बैठा, उनके कहने पर पिस्टल पकड़ा, वो गया और जाकर बंदा मार दिया। वो शूटर हायर नहीं किया गया, वो एमरजेंसी में लॉन्च किया गया। शूटर इसलिए बात मान जाते हैं, उनको ये होता है कि पर्चा कौन सा मेरे ऊपर होना है। टीफी भट्ट पर FIR हुई, उनको 109 में डाला गया। टीफी भट्ट तो मौके पर मौजूद नहीं थे। किसी भी केस में बलाज का कत्ल हो, टीपू का कत्ल हो और दूसरे मर्डर हो, तो वो 109 में आए। हाल ही में टीफी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, उसमें मौसब और कैसर भट्ट 109 में आए। FIR उनके नॉमिनेट हुई, बट मशवरा उनका था, मतलब कि उनकी इमां पे कत्ल किया गया, उसको 109 बोलते हैं कि फ़लाँ बंदे की इमां पर फायरिंग की गई, फ़लाँ बंदे ने कत्ल किया है। तो 109 में आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई सिवाय भुट्टो के। शूटर्स का जो क़याम है ना, ये डेरों पे होता है, तो ये डेरा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। डेरा सिस्टम ख़त्म होगा, शूटर्स की रेशियो कम हो जाएगी। पिछले 1-2 साल, 2-2.5 साल से इन ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग हैं, या जिनको आप शूटर गैंग कह सकते हैं, ज़्यादातर तो पुलिस मुकाबलों में, पुलिस के साथ इनकाउंटर्स में मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। जो चंद एक हैं वो बहुत पहले ही मुल्क छोड़ के भाग गए। कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बैठ के ऐसा काम नहीं कर रहा। कोई एक आध छुपा के कहीं किसी का कोई सिलसिला बन जाए तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। 3 चीज़ें आप इस पर मद्देनज़र रखें। हुकूमत की जो मीटिंग्स हो रही हैं, आप उनके मिनट्स निकलवा लें।
इनकी तरफ से जो प्रेस रिलीजेस भिजवाई जा रही है कि हमने इतने जो हैं उजरती कातिल पकड़े हुए हैं, आप उनकी फहरिस्त मंगा लें, शहर में गुज़िश्ता साल जो कत्ल हुए हैं, इस साल जो कत्ल हुए हैं उनकी मंगा लें, तो आपको पता लग जाएगा कि पुलिस के जो झूठे खोखले दावे हैं इनकी कली खुल जाती है। क्राइम बतदरीज हर साल बढ़ रहा है। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ओपन सीक्रेट है तो आखिर इस सब में पुलिस कर क्या रही है और वो अब तक इस नेटवर्क को ख़त्म करने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी? इतने ज़्यादा कत्लो गारत गरी के वाक़यात बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा जो शूटर्स के ज़रिए टारगेट किलिंग बढ़ गई है कि अब पुलिस मजबूर हो गई है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है ये अभी बन रहा है, ये अभी इसकी बिगनिंग है, ये आगे पता चलेगा जाके कि ये क्या काम करते हैं। एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सीएम साहिबा भी थी, आईजी पंजाब भी थे और सीसीपी लाहौर भी थे। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि ये शूटर्स जो है इनको घरों से निकाल के मारना है, जेलों से निकाल के मारना है। तो किसी हाई ऑफ से कहा ये कोई डेथ सेल बनने जा रहा है, तो उन्होंने कहा डेथ सेल नहीं, ये क्राइम ख़त्म करेंगे। हर जगह क्राइम है तो हर जगह क्राइम को डील करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट भी होना चाहिए। अब वो जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो छोटे छोटे काम नहीं करेगा, मियाँ बीवी की लड़ाई होगी वो वहाँ पे नहीं जाएगा। किसी का 10 लाख का चेक डिसऑनर हो गया तो उसके पीछे वो 10 लाख वाले को या 2 लाख वाले को नहीं पकड़ेगा, वो डकैत को पकड़ेगा, शूटर को पकड़ेगा, अगवा वाले को पकड़ेगा। उससे एक तो उसके काम में थोड़ी सी बेहतरी आएगी और कम काम होगा, बेहतर हो जाएगा। और दूसरा वो स्पेशलाइज्ड होगा, उसको ड्यूटियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, उसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना पड़ेगा, उसको वीवीआईपी ड्यूटी नहीं करनी पड़े, नाके पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा, उसके पास टाइम हो। पुलिस भी अपने तौर पर जो है वो बेबस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एफआईआर का निज़ाम ही आज तक ठीक नहीं है। एफआईआर जिस वक्त किसी के कत्ल की होती है वहाँ पर 2 गवाह वो डाले जाते हैं जो कि उसके करीबी अजीज़ होते हैं, इस वजह से कि जो शहादत डली है वो शहादती कहीं अदालत में मुकर ना जाए, तो वो ऑलरेडी पहले ही फेक आ जाते हैं। उसके बाद जो लोग देखने वाले होते हैं वो कोई भी उनके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इवन यहाँ पर ऐसे भी कई केसेस आए हैं जिसमें भरे बाज़ार में भी कत्ल हुए और गवाही देने वाला कोई नहीं था। तो पुलिस तो अपनी तफ्तीश और अपना चलान एक हद तक मुकम्मल कर सकती है, लेकिन अगर थ्रू आउट देखा जाए तो बहुत से नकाइस ऐसे हैं जो कि अभी भी हमारे एफआईआर में भी मौजूद है, उसके अलावा तफ्तीश में भी मौजूद हैं। तो इनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं कि आप कत्ल की तफ्तीश जो है वो भी ठीक तरीके से कर लें। जब डेरों पर पुलिस का आना जाना ख़त्म होगा और एहतसाब का अमल शुरू होगा तो शूटर्स की रेशो कम हो जाएगी। आप देखते जाएं, जब पुलिस मुकाबले तेज़ होंगे क्राइम की रेशो नीचे आ जाएगी। जो ही पुलिस मुकाबले ठंडे पड़ते हैं वहीं पे क्राइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पुलिस को इनको पकड़ने में फ़ायदा है, मारने का क्या फ़ायदा मुझे ये बताएं। ये उस्तादी करते, पिस्टल निकालते हैं, पूरा आईजी पंजाब के ऑर्डर हैं कि इनको जहन्नम वासल कर दो, तो पुलिस वाले उनको चांस ही नहीं देते, तो ये मर जाते हैं। अगर सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, अगर हम केस प्रॉपर अच्छा तैयार करें, अगर हमारे वकला साहबान अदालतों को रोज़ बंद न रखें, रोज़ हड़ताल ना करें, अगर हमारे जज साहबान मुद्दई को इतने चक्कर ना लगाएं कि वो विड्रा कर जाए केस को, इतने चक्कर ना लगवाएं और जल्दी फैसले कर दें, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में केस का फ़ैसला हो जाए, 14-14 साल केस ना चले। अच्छी सज़ाएं मिलने से लोग खूब ज़्यादा भी होंगे और क्राइम से भी बचेंगे।